दोस्तों जल्दी से अपने चैनल और गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई आप लोगों के लिए। एक्चुअली पर्सनल प्रोफेशनल सभी लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे थे, उस वजह से मैं वीडियोज नहीं बना पा रहा था। तो आई एम बैक नाउ। सो बच्चों, आज हम गेटिंग अपॉन कोल्ड मॉर्निंग्स करके कैसे है ले हंट का, इसको पढ़ेंगे, है ना। काफी बड़ा ऐसे वैसे तो मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम कवर कर सकूं, मतलब लाइन टू लाइन ट्राई करूंगा पढ़ाने के लिए आपको। बट कुछ लाइन ऐसे हो सकता है कि छूट जाए या फिर मैं उनको एक साथ ही दूसरे लाइंस के साथ में एक्सप्लेनेशन में इंक्लूड कर लूं, क्योंकि हमको ये फटाफट कंप्लीट करना है, बहुत लंबा ऐसे है ना। तो बच्चों, ले हंट का एक गेटिंग अपॉन कोल्ड मॉर्निंग से हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक बात बता दूं, अगर जब भी मैं कोई चीज अपलोड करूं, फॉर एग्जांपल एसेज, पोएट्री, किसी के भी नोट्स वगैरह, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक होता है, ठीक है। जब इस ऐसे का नोट्स भी मैं अपलोड करूंगा तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो बच्चे कमेंट करके पूछते रहते हैं सर कहाँ है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, आप लिंक देख लिया करो ना वहाँ पे। और मैं वैसे वीडियोस में बोल भी देता हूँ कि इसके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं वगैरह, नहीं है मतलब डाले हैं कि नहीं डाले हैं, इस चीज़ में उधर बता दिया करता हूँ, ठीक है। अब इसमें फिलहाल तो मैं सिर्फ रीड करवाऊंगा, मतलब आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। बाकी अगर चाहिए हो तो मैं इसका पीडीएफ, इस टेक्स्ट का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले हंट। हु वाज द ले हंट? ले हंट एक ब्रिटिश क्रिटिक बोल सकते हो क्या, ब्रिटिश क्रिटिक थे, एसेइस्ट थे, है ना। एस एसेइस्ट थे, ओके। प्लस राइटर थे ही, है ना। एसेइस्ट तो थे ही, क्रिटिक थे, फेमस इन चीजों के लिए थे बेसिकली अपने। अब इनको जाना जाता है एक विशेष वजह से, अ स्पेशल रीजन। वो स्पेशल रीजन था कि इन्होंने अपने टाइम में कुछ फेमस राइटर्स को पब्लिक को इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब पब्लिक के सामने उनको लेके आए एक तरीके से, है ना। क्योंकि देखो, जैसे इनका बर्थ 1784 में हुआ और डेथ 1859 में हुई, तो आप ये पीरियड देख पा रहे होंगे 1784 टू 1859। ये रोमांटिक एज का जो पूरा कवर करते हैं, ये बेसिकली क्या, रोमांटिक एज को कवर करते हैं, प्लस विक्टोरियन एज में भी ये फॉल करते हैं, यानी रोमांटिक एंड विक्टोरियन दोनों एजेस में। तो आपको पता चलेगा कि जो पीबी शैली थे, पर्सी बिशे शैली फेमस है ना, पीबी शैली, कीट्स, ठीक है, शैली, कीट्स, बायरन, इवन ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो फेमस है ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, टेनिसन बहुत फेमस राइटर्स विक्टोरियन एज के, है ना। तो इन राइटर्स को इन्होंने एक तरीके से पब्लिक को इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि एक तरीके से पब्लिक के सामने फेमस हुए। ये जब पब्लिक इनको जाने लगी थी, एक तरीके से हंट ने इंट्रोड्यूस करवाया इनको, है ना। और देखो, ले हंट एक चीज के लिए और पॉपुलर है, अपने हंट सर्किल के लिए। किसके लिए? हंट सर्किल। एक्चुअली हंट सर्किल एक ग्रुप था इनका, विलियम हैजलिट और चार्ल्स लैम्ब। देखो खुद ले हंट प्लस साथ में विलियम हैजलिट और अपने चार्ल्स लैम्ब, इन तीनों को मिला के एक हंट सर्किल बनता है, मतलब उनको हंट सर्किल बोला जाता था। तो ये इसमें भी काफी पॉपुलर रहे। इन्होंने एग्जामिनर करके, क्या, एग्जामिनर करके एक पत्रिका निकाली, एक मैगजीन, एक पेपर निकाला, एक तरीके से मैगजीन निकाली एग्जामिनर करके, जो काफी पॉपुलर रही इनके टाइम पे। तो बच्चों, अभी हम लोग फिर, ये तो थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया हंट का, हम लोग सीधा टेक्स्ट पे आते हैं ना। आप वैसे भी ये एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने में कुछ बच्चे तो इंटरेस्टेड रहते हैं, जिनको मजा आता है मैं सर ये सर आप ये स्पेशल अलग से चीज बताते हो। बाकी ज्यादातर बच्चे तो मैंने देखा है वो बोलते सर ये शुरू में क्यों बताते हो। भाई आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि राइटर कहाँ फॉल करता है, किस पीरियड का है, किस एज का है। तो लेहंट बेसिकली रोमांटिक एंड विक्टोरियन एज के राइटर थे, ठीक है। तो एन इटालियन ऑथर ग्विलियो कॉर्डेरा, डायरेक्टली वो किसी इटली के ऑथर ग्विलियो कॉर्डेरा का नाम ले रहे हैं। अच्छा एक चीज बता दो, इस ऐसे में बहुत से इटालियन पर्सनैलिटीज, राइटर्स पास्ट, उनके नाम आएंगे। रीजन ये था कि ले हंट जो थे ना, वो इटली में काफी टाइम रहे थे, और इटली में उन्होंने लगभग 4-5 साल रहे वो बेसिकली। और वहां पे उन्होंने काफी काम किया, मतलब इटली में ढंग से मतलब टाइम बिताया, घूमे फिरे, तो इटालियन कल्चर से वो बखूबी, मतलब बोल सकते हैं जुड़े हुए थे। और उनको वहाँ कल्चर भी पसंद था, वहाँ के राइटर्स को भी वो जानते थे, उनकी पर्सनैलिटीज को भी जानते थे, तो काफी ज्यादा जुड़े हुए थे इटालियन
सोसाइटी एंड कल्चर से। इसलिए इटालियन एग्जाम्पल्स में काफी देखने को मिलेंगे। तो an Italian author Giulio Cordera, a Jesuit, has written a poem upon insects। तो ये जो गिलियो कॉर्डेरा हैं, ये राइटर हैं इटली के, इन्होंने एक पोएम लिखी इंसेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। पोएम लिखा करते थे इंसेक्ट के, कीड़ों मकोड़ों के ऊपर, विच बिगिंस बाय इंसिस्टिंग। और उस पोएम में वो अक्सर इस बात पे जोर दिया करते थे अपनी पोएट्री में, स्टार्टिंग मतलब पोएट्री की स्टार्टिंग कैसे करते थे, दैट दोज ट्रबलसम अबोमिनेबल लिटिल एनिमल्स वर क्रिएटेड फॉर आवर अनायंस। कि ये जो मुसीबत क्रिएट करने वाले, अबोमिनेबल, घृणा, जिनको देख के घृणा आए, यानी हम नफरत करने लगे, ऐसे ये जो छोटे छोटे एनिमल्स है ना, ये हमारे अनोयंस के लिए बनाए गए हैं। ये किन की बात कर रहे हैं? इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि जो ये कीड़े मकोड़े, जो छोटे छोटे जानवर है ना, ये हमको परेशान करने के लिए बनाए गए हैं। एंड दैट दे वर सर्टेनली नॉट इनहेबिटेंट्स ऑफ पैराडाइज। और ये कीड़े मकोड़े पैराडाइज में तो नहीं पाए जाते, मैं इस बात के लिए श्योर हूँ। ऐसा इटालियन ऑथर गिलियो कॉर्डेरा बोलते हैं कि पैराडाइज में, तो स्वर्ग में ये कीड़े मकोड़े नहीं होते, ये तो हमें परेशान करने के लिए आए हैं, मतलब ये अर्थ पर हैं, स्वर्ग में नहीं है ये। अर्थ पे हम इंसानों को परेशान करने के लिए भेजे गए हैं, ये स्वर्ग में पाए नहीं जाते। अब राइटर बोल रहे हैं कि वी ऑफ द नॉर्थ में डिस्प्यूट दिस पीस ऑफ थियोलॉजी, बट ऑन द अदर हैंड इट इज क्लियर एज द स्नो ऑन द हाउस टॉप्स दैट एडम वाज नॉट अंडर द नेसेसिटी ऑफ शेविंग, एंड दैट व्हेन ईव वॉकड आउट ऑफ हर डिलीशियस पावर शी डिड नॉट स्टेप अपॉन आइस 3 इंचेस थिक। अब देखिए, अब वो बोल रहे, राइटर बोल रहे कि देखो यूरोप जो है ना, वो दो भागों में मान लो, नॉर्दर्न यूरोप एंड सदर्न यूरोप, ठीक है। नॉर्दर्न यूरोप बेसिकली प्रोटेस्टेंट से भरा हुआ है। कौन है? प्रोटेस्टेंट। और सदर्न यूरोप कैथोलिक्स। जिनको पता नहीं हो बता दूं, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स एक तरह से क्रिश्चियन धर्म के ही दो भाग हो गए एक तरीके से, यानी दो फॉलोवर्स। प्रोटेस्टेंट भी क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं, पर उनके अपने खुद के प्रिंसिपल्स हैं, एंड कैथोलिक्स के अपने हैं। तो जो नॉर्दर्न यूरोप वाले जो निवासी हैं, उत्तरी यूरोप के जो निवासी हैं ना, वो उनकी मतलब धार्मिक सिद्धांत अलग हैं एक तरीके से। वो बोलते हैं, वो प्रोटेस्टेंट्स हैं बेसिकली। आप देखेंगे कि जो ले हंट है, इनकी मदर प्रोटेस्टेंट थी, तो इन पे ये भी प्रोटेस्टेंट थे, इन पे भी उस चीज का असर है ना। तो ये बताते हैं कि देखो जो नॉर्थ के जो हम निवासी हैं, नॉर्थन यूरोप की बात कर रहा है, हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। कौन से? कि पैराडाइज में कीड़े मकोड़े नहीं होते और ये अर्थ पे हमको परेशान करने के लिए भेजे गए हैं। इस थ्योरी से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम इस थ्योरी को नहीं मानते हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। बट साथ में वो एक चीज और बोल रहे हैं कि लेकिन फिर भी एक चीज तो क्लियर है, जैसे घर के ऊपर, हाउस टॉप के ऊपर जो स्नो, बर्फ गिर जाती है तो इतनी साफ क्लियर क्लियर नजर आती है ना, उस बर्फ के समान ही क्लियर एक चीज और है, और वो ये है कि जो एडम थे, उनको शेविंग करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एडम कौन थे? देखो क्रिश्चियन माइथोलॉजी के अनुसार एडम और ईव दो लोग थे, फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन, ठीक है। तो एडम जो फर्स्ट मैन थे ना, उनको शेविंग करने की आवश्यकता नहीं होती थी। एंड दैट व्हेन ईव वॉकड आउट ऑफ हर डिलीशियस बावर, और जब ईव अपने बहुत ही मतलब आरामगह, मतलब अपने घर कंफर्टेबल हाउस से जब बाहर निकलती थी, तो शी डिड नॉट स्टेप अपॉन आइस 3 इंचेस थिक। तो उसे 3 इंच मोटी बर्फ की चादर के ऊपर पैर रखने की जरूरत नहीं होती थी। कहने का मतलब ये है, क्योंकि एडम एंड ईव बेसिकली पहले बोल सकते हो एक तरह स्वर्ग के निवासी थे, ऐसे बोल सकते हो आप। और उनको मतलब स्वर्ग में इंसान ना बूढ़ा होता है, ना मरता है, ना जवान रहता है, मतलब एक ही स्टेज में रहता है ऑल ओवर। तो उसकी दाढ़ी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो दाढ़ी कट, जब दाढ़ी बढ़ेगी नहीं तो दाढ़ी कटवाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और वहां पे मौसम भी एक जैसा ही रहता है ऑलवेज। तो सीधी सी बात है, वहाँ बर्फ भी नहीं गिरेगी, तो ईव को बर्फ में चलना भी नहीं पड़ेगा। उसको वहां बर्फ पड़ेगी नहीं तो कहां से चलेगी। तो इसलिए बोल रहा है, पर एक बात तो क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल बर्फ की तरह ही क्लियर है, कि एडम को दाढ़ी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और ईव को 3 इंच मोटी बर्फ की चादर के ऊपर चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि धरती पे पड़ती है। यूरोप में बर्फ खूब गिरती है, तो यूरोप के निवासी बात कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ बर्फ गिरती है, ऐसा मौसम, वहाँ का क्लाइमेट ऐसा ही है। तो इनको मजबूरी होती है, इनको बर्फ में चलना पड़ता है। ऐसे बहुत से दिन गुजरते हैं सर्दियों के, जब इनको बर्फ में होकर चलना पड़ता है। इसलिए राइटर ये एग्जांपल दे रहे हैं। साथ में इनको शेविंग भी करनी पड़ती है। अब देखो दाढ़ी तो बढ़ेगी, इंसान है, हमारी दाढ़ी तो आदमियों की बढ़ेगी बढ़ेगी, तो शेविंग भी करनी पड़ेगी, तो करनी पड़ती है, चाहे मजबूरी में, चाहे करना चाहो या मत करो, है ना, परंतु करनी पड़ेगी। ये दोनों एग्जाम्पल उन्होंने इसलिए दिए हैं कि हम अर्थ के जो निवासी है ना, उनको ये चीजें जरूर करनी पड़ती हैं या फेस करनी पड़ती है, जो पैराडाइज या स्वर्ग के निवासियों को नहीं करनी पड़ती थी। कीड़े मकोड़े का वो मतलब बोल सकते हैं
एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो थ्योरी को, बोलते हैं कि इस थ्योरी से तो हम इत्तेफाक नहीं रखते, कीड़े मकोड़े स्वर्ग में नहीं है, केवल धरती पर ही है, परंतु इस चीज को हम जरूर इत्तेफाक रखते हैं, इस चीज को जरूर मानते हैं कि स्वर्ग के निवासी एडम और ईव को शेविंग करने की जरूरत नहीं पड़ती थी एडम को, और ना ही ईव को बर्फ में चलने की जरूरत पड़ती थी, ये हमको पड़ती है। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन इस तरीके से दिया है, क्योंकि देखो ये जो पूरा ऐसे है ना, ये है कोल्ड मॉर्निंग्स के ऊपर है कि सुबह सुबह उठने में किस किस को जोर आता है बच्चों को तो बहुत आता है सही में, है ना। तो सुबह-सुबह उठने में समस्या होती है ना ठंडी के दिनों में, तो बस ये उसी के ऊपर है कि राइटर दोनों तरफ के तर्क रखेंगे, है ना। वैसे खुद ये बेसिकली लेट उठने वाले लोगों में से थे, तो वो आपको ऐसे में पता लग जाएगा। बाकी ये सुबह उठना चाहिए जल्दी या नहीं उठना चाहिए, उस पर बहस होगी इस पूरे ऐसे में, है ना। अब देखो आगे क्या बोलते हैं ये राइटर कि सम पीपल से, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इट इज वेरी इजी थिंग टू गेट अप ऑफ ए कोल्ड मॉर्निंग, कि भाई एक ठंडी सुबह जो होती है उसमें जल्दी उठ जाना बहुत आसान काम होता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। यू हैव ओनली, दे टेल यू टू टेक द रेजोल्यूशन एंड थिंग इज डन। और ये लोग क्या बोलते हैं आपसे, दे टेल यू, ये हमसे बोलते हैं, ये आपसे बोलेंगे कि यू हैव ओनली टू टेक द रेजोल्यूशन, तुम्हें सिर्फ संकल्प लेने की आवश्यकता है, एंड द थिंग इज डन, और काम हो जाएगा। यानी कि तुम संकल्प ले लो सुबह उठने का और तुम उठ जाओगे फिर। दिस मे बी वेरी ट्रू, हो सकता है सच हो। जस्ट एज अ बॉय एट स्कूल हैज ओनली टू टेक ए फ्लॉगिंग एंड द थिंग इज ओवर, उसी तरीके से सच हो सकता है जिस तरीके से एक लड़का है वो क्लास में स्कूल में डंडे खा ले और फिर बाकी सब ठीक हो जाएगा, मतलब उसे होमवर्क करने की आवश्यकता ही नहीं, डंडे खा ले। तो मतलब राइटर इस चीज को एक तरह से तंज कस रहे हैं इस पे, वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं इसको, बोल सकते हो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को, एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, रिडिक्यूल कर रहे हैं एक तरीके से इस बात को कि भाई रेजोल्यूशन लेने से कोई आदमी सुबह जल्दी नहीं उठ जाता। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप संकल्प ले लो, यू जस्ट टेक द रेजोल्यूशन, आप रेजोल्यूशन ले लो, रेजोल्यूशन संकल्प लेते ही आप जब आपने संकल्प कर लिया तो आप उठ जाओगे सुबह। इतना ईजी नहीं है कि संकल्प कर लिया आप उठ जाओगे सुबह। जिस तरीके से एक बच्चे ने डंडे खा लिए और फिर वो सीधा हो जाएगा, सब काम करने लग जाएगा, सारा होमवर्क उसके हो जाएंगे, वो पढ़ने लग जाएगा, वो डिसिप्लिन्ड हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। डंडे खाने से अगर डिसिप्लिन मतलब सीख जाता तो फिर डंडे खा के सीख जाते सब बच्चे, ऐसा नहीं होता। तो ये उसने उदाहरण दिए राइटर ने, देखो, but we have not at all made up our minds upon it, and we find it a very pleasant exercise to discuss the matter candidly before we get up। अब वो देखो वो बोल रहे हैं कि अभी हमने इसके बारे में नहीं सोचा है, वी हैव नॉट एट ऑल मेड अप आवर माइंड्स अपॉन इट, किसके बारे में, सुबह उठने के बारे में, ठीक है। एंड वी फाइंड इट अ वेरी प्लेजेंट एक्सरसाइज टू डिस्कस द मैटर, परंतु हमें ये बहुत ही मजा आता है इस बारे में डिस्कस करने में कि सुबह उठना चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने उठने के बारे में नहीं सोचा है, परंतु इस मैटर के ऊपर डिस्कस करने के बारे में बड़ा मजा आता है। कैंडिडली बिफोर वी गेट अप, स्पेशली तब जब हम सुबह उठने का टाइम होता है ना कि अब तो सुबह उठना है, उस वक्त इस मैटर के ऊपर सोच विचार करने में बड़ा मजा आता है। दिस इज एट लीस्ट नॉट आइडलिंग, कम से कम ये आलसी वाला काम तो नहीं है। दो इट में भी लाइन ओके, हम लेटे हुए हैं, चलो सुबह 5 बजे उठना था, 5 बजे नींद तो खुल गई, आंखें खोल ली, परंतु बेड से बाहर नहीं आए, अभी भी लेटे हुए हैं, परंतु लेटे लेटे क्या कर रहे हैं, इस चीज के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए मैं व्यर्थ में टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, आलस में टाइम तो नहीं बिता रहा हूँ, मतलब ये आइडलिंग नहीं खिलाई, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, विचार तो कर रहा हूँ एटलीस्ट, तो आइडलिंग तो नहीं हुई, परंतु लाइंग है। लाइंग मतलब लेटा तो हूँ एटलीस्ट, है ना। मतलब वो यही चीज आपने एक तरह से अपनी खुद की बात को बस बोल सकते सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से कि भाई ठीक है लेटा हुआ हूँ, बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि लेटा हुआ हूँ, परंतु व्यर्थ नहीं लेटा हुआ हूँ, सोच रहा हूँ मैं, उठने के बारे में सोच रहा हूँ। It affords an excellent answer to those who ask how lying in bed can be indulged in by a reasoning being a rational creature. How? और बोलते हैं ये जो एक्टिविटी है ना मेरी सुबह, चलो ठीक है लेटा हुआ हूँ परंतु सोच रहा हूँ उठने के बारे में, विचार तो कर रहा हूँ एटलीस्ट, ये एक एक्सलेंट आंसर होता है किन के लिए, उन लोगों के लिए जो मेरे से पूछते हैं कि भाई लेटा रहना बेड में कैसे एक रेशनल क्रीचर के लिए सही है, यानी एक विवेकी जान मतलब सॉरी क्रीचर मतलब प्राणी, एक विवेक से भरे हुए प्राणी, एक रेशनल क्रीचर के लिए, एक समझदार प्राणी के लिए ये कहाँ तक जायज है कि वो बेड में ऐसे पड़ा रहे। उसके लिए ये मेरा आंसर है ये कि भाई मैं बेड में जरूर पड़ा हूँ परंतु मैं फालतू नहीं पड़ा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ। वाई विद द आर्ग्यूमेंट कामली एट वर्क इन वंस हेड एंड द क्लोथ्स फॉर वंस शोल्डर। तो वो बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि भाई वो मेरे सवाल करते हैं कि भाई ये क्या है कि कपड़े तो ऊपर पड़े हैं तुम्हारे, रजाई ओढ़ के पड़े हुए ठंड में, और तुम बोल रहे हो कि मैं सोच रहा हूँ। तो बोलते हैं बिल्कुल सही बात है, ओ इट्स अ फाइन वे ऑफ स्पेंडिंग ए सेंसिबल एंड पार्शियल हाफ आवर। ये बिल्कुल सही तरीका है कि एक आधा घंटा बहुत ही समझदारी तरीके से इम्पार्शियल हाफ आवर मतलब बिना किसी भेदभाव के, क्यों भेदभाव क्यों, क्योंकि मैं उठने के बारे में भी सोच रहा हूँ प्लस मैं लेटा भी हुआ हूँ,
दोनों काम हो रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ लेटा ही हुआ हूँ और मैं बिल्कुल ये सोच भी नहीं रहा हूँ कि मैं तो उठूंगा जल्दी, मतलब मैंने तो आइडिया ही त्याग दिया, मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करता, मैं तो उठूंगा ही नहीं, मैं तो लेटा ही रहूंगा, ऐसा भी नहीं कर रहा मैं विचार तो कर रहा हूँ कि जल्दी उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए। तो इम्पार्शियल हूँ मैं, भेदभावी नहीं हूँ, एक साइड नहीं हूँ, दोनों साइड सोच रहा हूँ कि सुबह जल्दी उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए, और साथ में मैं अपना आराम भी कर रहा हूँ। तो एक तरीके से इस तरीके से बोल रहा है कि ये तो मेरे को बहुत ही सही तरीका लगता है आधा घंटा और बिताने का, कि लेटे भी रहो और विचार भी करते रहो। If these people would be more charitable, they would get on with their argument better, but they are apt to reason so ill and to assert so dogmatically that one could wish to have them stand around one's bed of a bitter morning and lie before their faces. अब देखो यहाँ पर वो गजब का एक तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं उन लोगों का, किन लोगों का, जो इस तरह का बिहेव रखते हैं, मतलब जो इस तरह का मतलब एटीट्यूड रखते हैं आपकी तरफ, कि कैसे पड़े हुए हो सुबह इतना लेट, मतलब अभी भी सोए हुए हो। कि भाई ये इन लोग, दीज पीपल, अगर ये जो लोग हैं जो ये बोलते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम बेड में क्यों पड़े हुए हो, अगर ये लोग थोड़ा बेटर आर्गुमेंट देते ना तो मैं बात मान लेता, परंतु क्योंकि इनका आर्गुमेंट क्या होता है, दे आर एप्ट टू रीजन सो इल, वो इतना बुरा कारण बताते हैं, मतलब इतना बेकार लॉजिक देते हैं सुबह जल्दी उठने का, कि टू असर्ट सो डॉगमेटिकली, और वो भी मतलब इतने रूढ़िवादी ढंग से, इतने रूढ़िवादी वादी सोच रखते हैं, और ये लोग मतलब इतना बुरा, इतना इलॉजिकल आर्गुमेंट देते हैं सुबह उठने का, कि मेरा मन करता है दैट आई वन कुड विश टू हैव देम स्टैंड ऑन वंस बेड ऑफ ए बिटर मॉर्निंग एंड टू लाई बिफोर देयर फेसेस, कि भाई मेरा मन करता है ये मेरे बेड के साइड में इनको खड़ा रखूं मैं, और इनके मुंह के सामने लेटा रहूं, सोता रहूं बस। तो कितना मतलब मजाक उड़ा रहे हैं कि ऐसे लोगों को तो मैं चाहता हूँ कि मैं दिखा दिखा के सुनूं इनको, कि ये मेरे बेड के साइड में खड़े रहे और मैं इनके चेहरे के सामने सोता रहूं। दे ought to hear both sides of bed, the inside and out, और उनको सुनना पड़ेगा कि बेड के अंदर की कहानी और बेड के बाहर की, मैं दोनों तरफ के तर्क रखूंगा। If they cannot entertain themselves with their own thoughts for half an hour or so, it is not the fault of those who can. क्योंकि देखो, अगर मैं पढ़ा पढ़ा अपने दिमाग को बिजी रख सकता हूँ, मैं खुद को एंटरटेन कर सकता हूँ ये सोच विचार करके कि सुबह उठना चाहिए नहीं चाहिए, अगर जो लोग खुद को एंटरटेन कर सकते हैं, यानी खुद को एंटरटेन कर सकते हैं, ये उनकी गलती नहीं है कि वो एंटरटेन कर सकते हैं। अगर कुछ लोग हैं वो खुद को एंटरटेन ही नहीं कर सकते, इफ दे कैन नॉट एंटरटेन देमसेल्व्स विद देयर ओन थॉट्स फॉर हाफ एन आवर और सो, इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ दोज हु कैन। यानी कि जो लोग खुद को एंटरटेन नहीं कर सकते, यानी बेड पे पड़े पड़े सुबह बोल सकते हो कुछ सोच विचार नहीं कर सकते, या फिर ऐसी चीजों में नहीं खोए रह सकते, तो ये उनकी गलती नहीं है, किनकी, जो ऐसा कर सकते हैं, यानी जो एंटरटेन कर सकते हैं खुद को, खुद लेटे लेटे आराम से टाइम बिता सकते हैं और कुछ सोच विचार कर सकते हैं, भाई वो जो कर सकते हैं वो करेंगे। अब जो नहीं कर सकते और सीधा उठ जाते हैं, ये भाई उनकी गलती है, भाई अब उनकी गलती थोड़ी ना है जो पड़े रहते हैं, वो जो खुद को एंटरटेन कर पा रहे हैं तो बढ़िया है, अच्छी बात है। अब तुम नहीं कर पा रहे खुद को एंटरटेन तो मत करो, खड़े हो जाओ। तो देखो, इफ देयर विल इज नेवर पुल्ड असाइड बाय द एंटाइसिंग आर्म्स ऑफ इमेजिनेशन, सो मच द लकियर फॉर द स्टेज कोच। मैं तो बता रहे हैं कि भाई ऐसा है कि थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता हूँ। तो देखो भाई, ऐसा है कि जो लोग अपनी इमेजिनेशन की शक्ति के आधार पे अपनी इच्छा शक्ति को साइड में रखते हैं, मतलब विल को साइड में रख देते हैं, कहने का मतलब है कि जो लोग बेड में पड़े पड़े अपनी इमेजिनेशन, मतलब इमेजिन करके, बहुत सी चीजों के बारे में सोच विचार करके, इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करके उठने की पावर को, यानी बेड से उठने को साइड में रख देते हैं, अभी नहीं उठना भाई, अभी तो मैं कुछ सोच विचार कर रहा हूँ। जो ऐसा कर सकते हैं ना, बढ़िया है ना, वो अच्छी बात तो कर सकते हैं, वो तो लकी लोग हैं, बल्कि उनको तो ऐसा करना चाहिए। अब जो नहीं कर सकते हैं तो वो उनकी गलती है, जो नहीं पड़े रह सकते बेड में और सुबह 5 बजे उठने का सोच के आए हैं और उठ जाएंगे फिर, तो ये उनकी गलती है। जो लोग सुबह 5 बजे उठने का सोच के आए हैं परंतु नहीं उठेंगे, वो पड़े रहेंगे, फिर सोच विचार करते रहेंगे कि उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए, सुबह उठ के क्या फायदा होगा, अच्छा सुबह उठ के मैं क्या कर लूंगा, नहीं उठता हूँ तो क्या नुकसान हो जाएगा। जो ऐसा सोच विचार करके टाइम आधा घंटा और बिता पाते हैं तो ये तो बढ़िया है, कम से कम वो खुद को एंटरटेन कर पा रहे हैं, कुछ सोच विचार करके आधा घंटा और बेड में बिता पा रहे हैं। ये उनकी मिस्टेक थोड़ी ना है, ये तो उनकी मिस्टेक है जो नहीं कर पा रहे हैं ऐसा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। Candid inquiries into one's decumbency, besides the greater or less privileges to be allowed a man in proportion to his ability of keeping early hours, the work given his faculties, etc., will at least consider their due merits through such representations as the following। ये पूरा पूरा ना, इसमें बस बात ये हो रही है कि वंस डिकम्बेंसी होता है लेटे रहने की अवस्था, है ना। जो लोग किसी के लेटे रहने पर सवाल उठाते हैं ना, एक्चुअल में उनको ये सोचना चाहिए कि भाई आपके अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं, कि आप पड़े रहो बेड में, वो एबिलिटी आपके अंदर, क्या आपने दिमाग को आप काम पे लगा सको, आप में वो एबिलिटी है कि नहीं। अगर आप में वो नहीं है एबिलिटी तो ये आपका नुकसान है। और देखो बेसिकली वो यहाँ पर कुछ उदाहरण देंगे आपको अभी, है ना।
कि किस किस को मतलब देखो अभी आप उदाहरण देखोगे तब समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो आगे, इन द फर्स्ट प्लेस पहले स्थान पर सेज द इंजर्ड काम अपीलर। काम अपीलर यानी एक शांत बट इंजर्ड यानी चोटिल, घायल हुआ, चोटिल, एक शांत अपीलर यानी अपनी अपील अपनी गुजारिश करने वाला व्यक्ति। वो क्या बोल रहा है कि आई हैव बीन वार्म ऑल नाइट, मैं पूरी रात भर गर्म था, एंड फाइंड माई सिस्टम इन ए स्टेट परफेक्टली सुटेबल टू ए वार्म ब्लडेड एनिमल, और मेरा पूरा जो ढांचा है ना शरीर का, ये एक वार्म एक गर्म खून वाले जानवर की तरह बिल्कुल सही अवस्था में पड़ा हुआ था। ठीक है, ब्रजाई के अंदर to get out of this state into cold, besides the inharmonious and uncritical abruptness of the transition, is so unnatural to such a creature that the poets, refining upon the tortures of the damned, make one of their greatest agonies consist in being suddenly transported from heat to cold, from fire to ice। देखो, तो भाई ऐसा व्यक्ति जो बहुत आराम से रात में अपने बेड में सो रहा था और उस गर्म खून वाले प्राणी को मतलब बड़ा आराम मिल रहा था, बिल्कुल सही सुटेबल अवस्था में पड़ा हुआ था, उस आदमी को अगर आप उठा के गेट आउट ऑफ दिस स्टेट इनटू द कोल्ड, इस अवस्था से उठा के ठंड में डाल दोगे उस व्यक्ति को आप, तो वो इन हारमोनियस और अनक्रिटिकल, यानी कि बोल सकते हो आप, जैसे कि देखो इन हारमोनियस यानी कि जो तालमेल ना बैठा सके, ठीक है, यानी आपके साथ में तालमेल ना बैठे। अनक्रिटिकल एब्रप्टनेस यानी कि अचानक बहुत स्पीड से, ऑफ ट्रांजिशन मतलब बदलाव, यानी देखो गर्म अवस्था से ठंडी अवस्था में डाल दिया गया व्यक्ति को, तो क्या हुआ, एक तो तालमेल नहीं बैठेगा बॉडी का, गर्म का ठंड से एकदम इतनी जल्दी, और बहुत जल्दी बदलाव आएगा। अनक्रिटिकल एब्रप्टनेस ऑफ द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन जो होगा ना ठंड गर्म से ठंड में आने का, वो बहुत स्पीड से होगा। तो ये दोनों ही चीजें क्या हैं, सो अननेचुरल, अप्राकृतिक हैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे एक प्राणी के लिए जो बड़ा आराम से बेड में पड़ा हुआ था, गर्मी में सो रहा था, पूरा रजाई ओढ़ के, उसको अचानक उठा के ठंडी में डाल दोगे तो ये तो एक तो तालमेल भी नहीं बैठेगा, प्लस उसके लिए वो शारीरिक बदलाव, वो टेम्परेचर का जो बदलाव है बहुत फास्ट होगा। तो ये बिल्कुल ही अप्राकृतिक है ऐसे प्राणी के लिए। दैट द पोएट्स रिफाइनिंग अपॉन द टॉर्चर्स ऑफ डैम्ड मेक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्नीज कंसिस्ट इन बीइंग सडनली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हीट टू कोल्ड। क्योंकि पोएट्स अक्सर बोलते हैं कि किसी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाए, मतलब एक बहुत गजब का टॉर्चर बताया, पोएट्स ने बताया कि भाई जो टॉर्चर्स होते हैं ना, किसी पे जुल्म ढाए जाते हैं, एक तरह का जुल्म ऐसा भी है, मतलब वन ऑफ दी देयर ग्रेटेस्ट एगनीज, मतलब सबसे बड़े जुल्मों में से एक जुल्म कौन सा है, वो है सडनली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हीट टू कोल्ड, यानी गर्म से ठंडी अवस्था में पटक देना अचानक ही किसी को, फ्रॉम फायर टू आइस, जैसे कि आग से बर्फ में डाल देना। तो दे आर हेल्ड आउट ऑफ देयर बेड सेज मिल्टन बाय हैप्पी फुटेड फ्यूरीज। तो एक उदाहरण दिया है मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में, एक लाइन लिखी है कि दे आर हेल्ड आउट ऑफ देयर बेड्स बाय हार्पी फुटेड फ्यूरीज। ये हार्पी फुटेड फ्यूरीज बोल सकते हो, ये फ्यूरीज एक तरीके से एक क्रीचर, माइथोलॉजिकल क्रीचर जो आदमियों को उठा उठा के, सोते हुए आदमियों को उठा उठा के गर्मी से ठंड में पटक देते थे, वैसे क्रीचर्स की बात हो रही है, एक माइथोलॉजिकल क्रीचर है ये। तो उनके ऊपर मिल्टन ने कहा है कि वो क्या करते थे, उठा के बेड्स में से क्या पटकते थे, ठंड में पटक देते थे प्राणियों को। तो मिल्टन उनके लिए बोल रहा है कि ये हार्पी फुटेड फ्यूरीज जैसा उदाहरण हो गया कि आप किसी को गर्म अवस्था से उठा के ठंड में डाल दो। fellows who come to call them on my first movement towards the anticipation of getting up, I find that such parts of the sheets and bolster as are exposed to the air of the room are stone cold। कि जब ऑन माई फर्स्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द एंटिसिपेशन ऑफ गेटिंग अप, जैसे ही मैं सोचता हूँ कि चलो अब तो उठ जाना चाहिए, है ना, मैं अपना पहला मूवमेंट दिखाता हूँ, हिलता डुलता हूँ बेड में इधर की, चलो उठ जाता हूँ। आई फाइंड दैट सच पार्ट्स ऑफ द शीट्स एंड पोस्ट, तो मुझे जैसे ही मैं करवट लेता हूँ तो हिलता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि बेड शीट यानी बेड की जो चद्दर की हो, और जो चद्दर रजाई का जो कुछ हिस्सा है ना, जो कि एक्सपोज था, यानी कि खुला हुआ था किसकी तरफ, ठंडी हवा की तरफ, उधर मेरा हाथ या पैर कहीं बॉडी का कोई पार्ट टच हो जाता है, और मैं पाता हूँ कि वो कैसे हो रखे हैं, स्टोन कोल्ड, एकदम ठंडे। यानी कि बेड का कोई ना कोई हिस्सा तो ठंडा होगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है, रजाई जहाँ पर रजाई नहीं होगी, या फिर जो एक्सपोज्ड होगा चद्दर का वो हिस्सा जो किसी तरह पे ठंड पड़ रही होगी, जो रजाई के अंदर नहीं होगा, तो जैसे ही वो उठने की सोचता है और उसके हाथ पैर शरीर का कोई हिस्सा ऐसे इलाके में पड़ता है बेड के, तो एकदम हो सकता है तो भयंकर ठंडी है बाहर, तो है ना। ऑन ओपनिंग माई आईज, तो मैं अपनी आंखें खोलता हूँ, द फर्स्ट थिंग दैट मीट्स देम इज माई ओन ब्रेथ रोलिंग फोर्थ एज इफ इन द ओपन एयर। तो जैसे मैं आंखें खोलता हूँ तो जो पहली चीज जो है ना, मेरी आंखें जो देखती है ना, वो क्या है, मेरी खुद की सांस, जो कि लगातार बहुत भारी भारी चल रही है, और
एज विन द ओपन एयर लाइक स्मोक आउट ऑफ अ कॉटेज चिमनी। और जैसे कि एक घर की चिमनी में धुआं निकलता है ना, वैसा मेरी नाक में से धुआं निकल रहा है ठंडी के मारे। तो मैं देखता हूँ, अरे भाई बहुत ठंडी है। तो थिंक ऑफ दिस सिम्टम, इस सिम्टम, ये जो मुझे लक्षण दिख रहे हैं कि मुंह से ठंड निकल रही है, बेड का हिस्सा ठंडा पड़ा हुआ है, ये सिम्टम्स को देखता हूँ तो क्या होता है, देन आई टर्न माई आईज साइडवेज, तो मैं अपनी आंखें साइड में कर लेता हूँ, एंड सी द विंडो ऑल फ्रोजन ओवर, तो मैं पाता हूँ कि विंडो पूरी जमी हुई है, खिड़की। थिंक ऑफ दैट, इसके बारे में सोच के देन द सर्वेंट कम्स इन, इतने में मेरा नौकर आ जाता है। इट इज वेरी कोल्ड दिस मॉर्निंग, इज इट नॉट? वेरी कोल्ड सर। तो मैं सवाल पूछता हूँ उससे कि आज तो बहुत ज्यादा ठंडी है, क्या ठंडी नहीं है? तो मेरा नौकर बोलता है कि वेरी कोल्ड सर, हाँ सर बहुत ठंडी है। वेरी कोल्ड इंडेड, बिल्कुल। इजंट इट? तो बोलता हाँ वेरी कोल्ड, बिल्कुल सर बहुत ठंडी है। मोर देन यूजुअली सो इजंट इट इवन फॉर दिस वेदर? तो फिर मैं सवाल करता हूँ कि जो ठंडी है, माना कि विंटर का टाइम है, परंतु विंटर के हिसाब से भी कुछ ज्यादा ठंडे नहीं है। Here the servants' wit and good nature are put to a considerable test. अब ये वो समय है जब जो मेरा नौकर है ना, उसकी बुद्धिमत्ता और उसका अच्छा नेचर, दोनों को दोनों टेस्ट किए जा रहे हैं, है ना। बुद्धिमत्ता तो इसलिए कि सर्वेंट पहचान पाए कि मालिक ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कि आज कुछ ज्यादा ठंडे नहीं है क्या। और गुड नेचर इसलिए कि वो समझ जाएगा उसके बाद में वो कैसा रिएक्ट करता है ना। तो दोनों का टेस्ट हो रहा है नौकर के। और बेसिकली उसने एक तरह से नौकर को कांटों पे पटक दिया एक तरीके से। अब नौकर क्या रिप्लाई करता है वो देखते हैं, है ना। भाई सर आई थिंक इट इज, ऐसे बोलता है, अगर सेंटेंस अधूरा, पूरा बोल भी नहीं पा रहा। मतलब वो बोलना चाह रहा है क्यों सर, ज्यादा ठंडी है क्या, मतलब वो ऐसे बोल रहा है। मुझे तो लगता है कि इतना बोलता है, इतने में ही जो राइटर है वो बोल रहे हैं, गुड प्रीचर, देर इज नॉट ए बेटर और मोर ट्रुथ टेलिंग सर्वेंट गोइंग। तो सोच बोलता है कि सही है, अच्छा अच्छा आदमी है, सच तो बोल रहा है एटलीस्ट। तुम्हारे जैसे नौकर कम ही मिलते हैं, मतलब आई मस्ट ट्राई, मुझे अब उठना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब बहाने नहीं चलेंगे। हाउ एवर गेट मी सम वार्म वाटर, परंतु मैं उठूं उससे पहले कुछ गर्म पानी ले आओगे। Here comes a fine interval between the departure of the servant and the arrival of the hot water. अब देखो, जब उठने से पहले बोला थोड़ा गर्म पानी ले आओ, अब नौकर गर्म पानी करके लाएगा, इतने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। तो क्या मिल गया उसे, फाइन इंटरवल, कि थोड़ा टाइम और मिल गया बेड में पड़े रहने का, कि सर्वेंट गया और सर्वेंट वापस हॉट वाटर लेके आए, इस बीच में मैं आराम कर लूंगा। तो ठीक है बच्चों, अभी मैं आज इसे यहीं तक करवाता हूँ। मैं ट्राई करूंगा अगली सेकेंड वीडियो में भी नहीं हो पाएगा, थर्ड, इसकी दो लेसन्स और बनेंगे, मतलब बेसिकली दो वीडियो और बनेंगी। ये तो पहली वीडियो है, तो मैं सेकंड और थर्ड पार्ट भी बनाऊंगा इसका, ठीक है। आप लोग इसको देखना, ढंग से समझना, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी वीडियो दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे से। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।